शादी ब्याह का माहौल हमेशा एक घर को जैसे महफिल सा बना देता है। हर कोई अपने काम में और मस्ती में ही रहता है। विशाल की माँ आज बहुत खुश थी क्योंकि कई दिनों के बाद घर में कोई शादी हो रही थी। दूर दूर से सारे रिश्तेदार आए हुए थे। शादी के बाद आज विशाल और सोनम की सुहागरात थी। पूरे घर में चहल पहल थी। विशाल अपने सारे दोस्तों के साथ घर के ड्राइंग रूम में बैठा था और सोनम अपनी नंदों के साथ कमरे में थी। मस्ती मजाक धीरे धीरे खत्म हुआ और नंदों के कमरे को खाली करने के बाद विशाल अंदर आया। अंदर आकर विशाल ने देखा कि सोनम शायद बाथरूम में थी। उसने 5-10 मिनट इंतजार किया और जब सोनम बाहर नहीं आई तो उसने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। सोनम ने अंदर से कोई आवाज नहीं दी। जब 10 मिनट और बीत गए तो विशाल की चिंता बढ़ने लगी। उसने इस बार दरवाजा और जोर जोर से खटखटाया और जब सोनम ने अभी भी कोई आवाज नहीं दी तो विशाल ने दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर जाकर देखा तो सोनम फर्श पे बेहोश पड़ी थी। विशाल ने सोनम को उठा के बेड पे लिटाया और उनकी बिल्डिंग में ही रहने वाले डॉक्टर को बुलाया। नई नई शादी में ही ऐसी बात हो गई और हंसता गाता पूरा घर एकदम से मायूस और डरा डरा सा लगने लगा। थोड़ी बहुत कानाफूसी भी होने लगी पर परेशान सभी थे। डॉक्टर साहब ने चेक करके बताया कि सब कुछ नॉर्मल है। शायद स्ट्रेस की वजह से यह सब हुआ है। उन्होंने गीला टॉवल सोनम के चेहरे पे रखा ही था कि सोनम चीखते हुए उठी और फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर ने तुरंत उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया। सब लोग कमरे के बाहर बैठे अंदर हुए हादसे को लेकर बात कर ही रहे थे कि कमरे के अंदर से चीजों के टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। दौड़कर जब कमरे में पहुंचे तो देखा कमरे में रखा सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। काफी चीजें टूट फूट गई थी और सोनम कहीं नजर नहीं आ रही थी। विशाल ने तुरंत बाथरूम के अंदर चेक किया। इस बार सोनम वहां नहीं थी। सब कमरे में देख ही रहे थे कि विशाल के भतीजे ने कहा, वो रही चाची। सबने बच्चे के दिखाए हुए डायरेक्शन में देखा तो सोनम पलंग के नीचे बैठी हंस रही थी। विशाल ने झुककर उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो और ये सब क्या किया तुमने? जवाब में सोनम ने जो कहा वो वहां खड़े परिवार के हर एक आदमी ने सुना। मैंने नहीं, सोनम ने किया। घर वाले इस बात को सुनकर सोच में पड़े ही थे कि सोनम फिर से बेहोश हो गई। शायद नींद की दवा अपना काम कर गई थी। विशाल और सोनम हनीमून पे जा चुके थे। पहाड़ों और वादियों में एक दूसरे को जानने में उन्हें कुछ खास वक्त नहीं लगा। 1-2 दिन में ही समझने लगे थे वो एक दूसरे को। सुबह साइट सीइंग के लिए निकलने से पहले नहाने के लिए गीजर ऑन करके थोड़ी देर में जब सोनम बाथरूम में गई तो जोर से चीखी। विशाल दौड़ के अंदर पहुंचा तो सोनम रोती और हाथ मलती हुई बोली, पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, मेरा हाथ जल गया। विशाल ने पानी में हाथ डाल के चेक किया तो पानी पूरा ठंडा था। विशाल ने सोनम से कहा, शादी हो गई है बाबा, अब स्ट्रेस मत लो, जल्दी नहाओ और उसके बाद घूमने चलते हैं। सोनम शावर ले ही रही थी कि उसके हाथ से साबुन गिर गया। आंख में साबुन चला गया था तो आंख खोल नहीं पा रही थी और ऐसे ही आंखें बंद किए ही साबुन नीचे ढूंढने लगी कि ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ के साबुन थमा दिया हो।
सोनम ने नहाना भूल के तुरंत आंखें धोकर बाथरूम में इधर उधर देखा, जहां उसके अलावा और कोई नहीं था। सोनम ने तुरंत नहाना खत्म किया और देखा कि टॉवल लाना तो वो भूल ही गई। तो बाथरूम से एक हाथ बाहर निकाला और विशाल को आवाज लगाई कि टॉवल दे देना। विशाल जितनी देर में टॉवल उसे दे पाता, उतनी ही देर में उसे सुनाई दिया, क्या कर रहे हो, छोड़ो ना, अरे बाहर तो आने दो। विशाल पलट के कुछ बोलता, उससे पहले ही उसे सुनाई दी सोनम की चीख। विशाल ने दौड़ के दरवाजा खोला तो देखा सोनम को बहुत जोर की चोट लगी थी, ऐसे जैसे कि बाथरूम से निकले उसके हाथ को किसी ने जोर से खींच लिया हो। सोनम को लगा कि ये विशाल ने किया है, जबकि विशाल तो दरवाजे के आसपास भी नहीं था। दिन भर के घूमने का प्लान कैंसिल करना पड़ा और रात को दोनों जब सो रहे थे तब देर रात विशाल को महसूस हुआ जैसे सोनम बड़ी गहरी गहरी सांसें ले रही हों। उसने आधी नींद में बिना आँख खोले ही कहा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, इतनी गहरी सांसें ले रही हो? विशाल के इस सवाल का कोई जवाब नहीं आया, पर विशाल को अपने सीने पर एक हाथ महसूस हुआ। वो फिर बोला, सुबह के 3 बजे तुम्हें रोमांस सूझ रहा है? विशाल ने अपनी बात खत्म ही की थी कि बाथरूम से एक आवाज आई। और सोनम ने पूछा, इतनी रात को किससे बातें कर रहे हो? यह सुनते ही विशाल की नींद टूट गई और उसने देखा सोनम बेड पे थी ही नहीं, वो तो बाथरूम से अभी अभी निकली थी। तो फिर वो सांसें और वो हाथ किसका था? किसी तरह आज की रात कटी और फिर सुबह दोनों शॉपिंग पे निकले। तो घूमते घूमते सोनम को किसी दुकान पे एक शॉल पसंद आया। विशाल उसके लिए वो शॉल तुरंत खरीद लाया। तो शॉल हाथ में लेके सोनम ने गुस्से से उसकी ओर देख के कहा, मुझे भी ये चाहिए। विशाल को लगा कि सोनम मजाक कर रही है, इसलिए उसने भी वैसे ही बोला, नहीं दे सकता, तुम्हारे लिए एक ही बहुत है। तो सोनम फिर से चीख के गुस्से में बोली, दीपिना, शुद्ध सोनम कह देवे, सोनम कह देवे। विशाल ने रास्ते पर कोई सीन क्रिएट नहीं किया और तुरंत जाकर दूसरी शॉल ले आया। और होटल पहुंचते ही सोनम ने विशाल से जो कहा, उसके बाद विशाल कुछ बोल ही नहीं पाया। वाह मिस्टर विशाल, फिजूल खर्ची तो कोई आपसे सीखे, एक ही जैसी 2-2 शॉल खरीद ली आपने। विशाल को काटो तो खून नहीं। उसने टाइम बर्बाद ना करते हुए अगले ही दिन की टिकट्स बुक कर ली वापस गुवाहाटी जाने के लिए। फ्लाइट दिल्ली से थी वाया कोलकाता और फिर गुवाहाटी। शिमला से दिल्ली वो बस की जर्नी करके पहुंचे। बस अड्डे पर सोनम को वेइंग मशीन दिखी तो उसने कॉइन डाल के अपना वेट चेक किया। वेट आया 135 किलो, जबकि सोनम का वेट 65 से ज्यादा हो ही नहीं सकता था। उसने दोबारा वेट लिया तो फिर वही 135 किलो। तीसरी बार भी वही आया। इस बार विशाल बोला, मैडम तुम्हारा वजन तो 65 है, बाकी का 70 शायद तुम्हारे स्ट्रेस का है, और वैसे भी बस अड्डे पे आज तक किसी का वेट सही निकला है जो तुम्हारा आएगा। दोनों ने दिल्ली एयरपोर्ट से गुवाहाटी की फ्लाइट पकड़ी जो कोलकाता में कुछ देर के लिए रुकी। सोनम ने पूछा, ये हम कहां हैं? विशाल ने खिड़की से बाहर देखते देखते ही कहा, कोलकाता। सोनम को यह सुन के पता नहीं क्या हुआ, और जिसको बंगाली का एक अक्षर नहीं आता था, उस सोनम ने बंगाली में कहा, कालीबाड़ी जाबो। विशाल को सोनम की बात समझ में नहीं आई। उसने उससे पूछा, क्या?
तो सोनम बोली, শুনছিস না কালীবাড়ি যাব। पीछे से किसी पैसेंजर ने कहा कि ये कालीबाड़ी जाने की जिद कर रही हैं जो टॉलीगंज में है। विशाल अब तक के इन इतने सारे हादसों से परेशान तो था ही, अब उसने गुस्से से अपने दांत भींचते हुए कहा, बंद करो अपना ये खड़ी खड़ी का नाटक। फ्लाइट में अगर कोई सीन क्रिएट किया ना तो उतरते के साथ ही तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, समझी? सोनम बुरी तरह झेप गई और बड़ी अजीब तरीके से उसने कहा, सॉरी, जाबो ना। वापस घर पहुंच के जब सारी बातें घर पे बता के विशाल अपने रूम की ओर जा रहा था तो पीछे से सोनम की सास ने धीमे से कहा, दिक्कतें तो होगी ही, भूतनी से जो शादी कर ली है मेरे बेटे ने। उनके मुंह की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि सोनम ने पलट के जोर से चीखते हुए कहा, ঠিক বলেছিস। सोनम चीखने के तुरंत बाद ही बेहोश हो गई। किसी तरह उसको रूम में ले जाकर विशाल ने बेड पर सुला दिया। सोनम बहुत देर तक सुकून से सोती रही और शाम को पूरे घर में ढूंढने पे भी सोनम कहीं नहीं दिखी। जब पूरे घर में और बिल्डिंग में छानबीन करने के बाद विशाल छत पे पहुंचा तो छत के एक कोने में बैठी सोनम रोती हुई उसे दिखाई दी। विशाल को कभी भी इतना गुस्सा नहीं आया था जितना अभी सोनम को देख के आ रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? तुम्हारी वजह से सोना खाना जीना सब कुछ मेरा हराम हो गया है। चाहती क्या हो तुम मुझसे? सोनम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन विशाल को आधी ताकत से ही एक धक्का गुस्से से मारा और विशाल बड़ी दूर जाकर गिरा। इस धक्के से वो समझ गया था कि ये सोनम तो नहीं है, क्योंकि सोनम के लिए इस तरह की चीज कर पाना शायद इम्पॉसिबल थी। उस दिन रात को विशाल नहाकर आईने के सामने खड़े होकर कंघी कर ही रहा था कि उसने आईने में ही अपने पीछे देखा कि बेड पर बैठी सोनम चली जा, ऊपर देखते देखते ये तुझे अपने काली आप बाड़ी से ही लेकर बात जाएगा। किए जा रही थी। चली जा, चली जा। विशाल ने जोर से सोनम को झकझोड़ा और चिल्लाया, क्या कर क्या रही हो तुम सोनम? पागल हो गई हो क्या? जीना दुश्वार कर दिया है तुम्हारी इन हरकतों ने मेरा। विशाल की बातें सुनकर सोनम के गले से सिर्फ एक ही आवाज निकली, ये तुझे कालीबाड़ी लेकर नहीं जाएगा, और अगर ये नहीं ले गया तो तू मुझे ले जाएगी ना? हाँ, तू मुझे ले जाएगी ना? हाँ? विशाल ने बिना टाइम वेस्ट किए अगले दिन सुबह कोलकाता की फ्लाइट के टिकट्स बुक करवाई और सोनम को लेकर पहुंचा कोलकाता के टॉलीगंज कालीबाड़ी में। वहां पहुंचते के साथ ही सोनम जोर से चीखने लगी। थोड़ी देर छटपटाई और उसके बाद वो बेहोश हो गई। बड़ी कोशिशों के बाद जब वो होश में आई तो उसके होठों पर एक ही सवाल था, हम तो शिमला में हनीमून मनाने गए थे, ये कहां आ गए? इस घटना के बाद सोनम और विशाल के साथ और कोई घटना नहीं घटी, लेकिन आज भी जब विशाल से इन पुरानी बातों के बारे में कोई पूछ लेता है तो सोनम का वो डरा हुआ लेकिन डरावना चेहरा उसके सामने घूम जाता है। इस जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसका जवाब हम में से किसी के पास नहीं होता, और ना ही इन सवालों का जवाब साइंस के पास होता है। मैं हूं प्रवीण।